नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हरियाणा में जींद उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। जींद सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल विधायक हरिचंद मिड्डा का कब्जा रहा है। हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब उपचुनाव हो रहे हैं। हरियाणा में अभी तक के सियासी समीकरण को देखते हुए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हरिचंद मिड्डा के बेटे डॉक्टर कृष्णचंद मिड्डा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उधर हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि इस सीट पर पिछले 2 बार से इंडियन नेशनल लोकदल का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की राह भी आसान नहीं है। इनेलो में 2 फाड़ होने से पार्टी कमजोर हो चुकी है। जींद सीट को लेकर अजय और अभय चौटाला की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अजय चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी इस सीट से अपना खाता खोलना चाहेगी। वहीं निगम चुनाव में मिली जीत से बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर है और आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है कि आखिर जींद की जो जंग है उस पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और इस उपचुनाव के नतीजे में क्या कुछ संदेश हरियाणा की जनता देगी। आज की बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। तो इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। धर्म सिंह गोयल साहब कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं सतवीर सिंह सैनी साहब INLD से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भारत भूषण जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस तरह से जींद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी जोर लगा रही है कि जींद उपचुनाव से एक नए सियासी संग्राम का आगाज हो। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। इनेलो विधायक हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद खाली हुई जींद विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने सोमवार को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो की धड़कनें तेज हो गई हैं। इनेलो 2 बार से जींद विधानसभा सीट पर अपना कब्जा करती आई है, मगर इस बार इनेलो के लिए सीट पर जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चौटाला परिवार में मचे सियासी घमासान के चलते अभय और अजय चौटाला 2 धड़ों में बट चुके हैं। एक और अभय चौटाला इनेलो की कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ अजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन कर इनेलो की काफी कमजोर कर दिया है। पहले राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव को घोषित किया जाएगा, उसके साथ एक बोर्ड बनाया जाएगा, जो बोर्ड बैठकर ये निर्णय लेगा कि जींद का उपचुनाव किस सदस्य को जननायक जनता पार्टी लड़ाने का काम करेगी। जहां जींद के चुनाव की बात है कि तो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी ओर से उम्मीदवार जरूर रखा जाएगा, जो कि 2019 के चुनावी संग्राम की रूपरेखा और नींव को तय करने का काम करेगा। पूरी तौर पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी आज तैयार है। संगठन का भी गठन पूरी तौर पर एक स्पीड से चल रहा है और यही उम्मीद रखते हैं कि 2019 का जो नव वर्ष आज शुरू हो रहा है, ये जननायक जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक इतिहास रचने का काम है। सोमवार को 14 दिन की पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आए अजय चौटाला जींद उपचुनाव में अपना खाता खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला पूरी तरह जननायक जनता का कमान संभाल चुके हैं। दुष्यंत ने 9 दिसंबर को जींद में रैली कर अपने चाचा अभय चौटाला, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। वहीं दुष्यंत ने रैली के बाद जींद विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गाँव का दौरा किया। दुष्यंत को बड़ी संख्या में जनता समर्थन मिला। जननायक जनता पार्टी इसी दम पर जींद विधानसभा सीट के चुनावी दंगल में ताल ठोकने उतरेगी। आज जननायक जनता पार्टी का गढ़ जींद है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जननायक जनता पार्टी का पहला उम्मीदवार जींद की धरती से इंडिपेंडेंटली जीत कर आए। वहीं कांग्रेस के सामने साल 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में जींद जिले में सीटों को लेकर सूखे को खत्म करने की चुनौती अब जींद उपचुनाव के रूप में सामने खड़ी हो गई है। 2009 और 2014 में जींद जिले में कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। कांग्रेस अब इस सूखे को हर हाल में खत्म करना चाहेगी, लेकिन ऐसा करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर गुट कई बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। उसके बाद प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और इनेलो की त्रिकोणीय चुनौतियों का सामना करना होगा। ये विफल सरकार है और हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है सरकार से। इस वास्ते कांग्रेस जो है मजबूत कैंडिडेट उतारेगी अपना
और चुनाव लड़ेंगे। अभी तिथि तय नहीं हुई है, हो जाएगी। अभी तो 3 तारीख से नामांकन शुरू है, 10 तक, उसके बीच में फैसला होगा। वहीं निकाय चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर हैं। मगर जींद उपचुनाव में जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं है। पूर्व विधायक डॉक्टर हरिचंद्र मिड्डा के बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा अपने पिता की मौत के बाद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी जींद उपचुनाव में कृष्ण मिड्डा को टिकट देती है या नहीं, ये फैसला पार्टी के हाईकमान का है। मगर सवाल ये है कि अगर कृष्ण मिड्डा पर बीजेपी दांव खेलती है तो क्या कृष्ण मिड्डा बीजेपी को जींद विधानसभा की सीट बीजेपी की झोली में डालकर लंबे वक्त से हारने का तिलिस्म तोड़ पाएंगे? जींद उपचुनाव कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जननायक जनता दलों के लिए साख बन चुका है। मगर इस बार जींद का किंग कौन होगा, इसका फैसला जींद की 1,70,000 वोटर अपने मत का प्रयोग कर करेंगे। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। धर्म सिंह गोयल साहब, सबसे पहले आपके पास आऊं, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी तक आप लोगों के बीच नामों को लेकर चर्चा शुरू भी हुई है या नहीं? देखिए शाकिर भाई जी, धर्मवीर गोयल नाम है मेरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं, प्रवक्ता हूं कांग्रेस का जी। देखिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस बढ़िया उम्मीदवार को उतारेगी और हमारा कैंडिडेट जींद से जीत का परचम लहराएगा। और पूरी कांग्रेस एक है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 10 साल के जो काम किए, कांग्रेस राज में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो विकास कार्य किए, उनको सारा हरियाणा जानता है। ये तो 2014 में बीजेपी के जुमले और इनके झूठ फरेब की वजह से लोगों को बहकाया, इस वजह से लोगों ने इनको वोट दे दिए। आने वाला समय जींद का उपचुनाव बताएगा, कांग्रेस बहुत वोटों से जीतेगी और हमारी जीत निश्चित है। लेकिन धर्मवीर जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को उनकी चुनाव समिति की बैठक है और हो सकता है कि 3 तारीख को उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये नहीं लगता आपको कि ये चुनाव खासा अहम है, इसलिए बहुत जल्द आप लोगों को भी उम्मीदवार के नाम पर फैसला कर लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव में हुआ था, बीजेपी ने सबसे पहले उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए थे और तमाम पार्टियां पीछे ही रह गई थी। देखिए जहां तक निकाय चुनाव की बात है, कांग्रेस का हाईकमान का फैसला था जी, और उसमें सिंबल पे कोई चुनाव लड़ा नहीं गया, वो तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। ठीक है। अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, टिकट पर लड़ेगी। छोटा चुनाव कांग्रेस कभी भी सिंबल पर नहीं लड़ती। ठीक है। अब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस जीत निश्चित करेगी। ठीक है। सतवीर जी, आईएनएलडी का गढ़ और आप लोगों की सीट रही है ये, और इस सीट पर दोबारा से आपका कब्जा हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि इस बार तो आपकी चुनौती तो दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी सबसे बड़ी बन रही है आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी। तो ऐसे में आप लोगों को क्या कुछ उम्मीद लग रही है इस चुनाव से? साकिर जी, जैसा आपने कहा भी तैयारी की बात कही है जी, हमारी सीट थी ये और आगे भी हमारी सीट रहेगी। किसी को कोई मुखालफत में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर पार्टी का अधिकार है वो चुनाव राजनीति में अपना भाग्य आजमाए। नई पार्टियां भी आई हैं, पुरानी पार्टियां भी हैं, लेकिन मैं यही एक बात कह सकता हूं कि हमारी पार्टी की जीत निश्चित होगी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल हमारी सीट रही है। तो इसलिए ये कुछ और बातें जिनका आपने जिक्र किया, ये अपनी जगह है, चलती हैं सारी बातें, बट उपचुनाव में जो रणनीति है वो काम करती है और हमारी रणनीति के तहत ये सीट हमारी बिल्कुल निश्चित तौर पे आईएनएलडी जीतेगी। लेकिन जो आपके यहाँ से सिटिंग जो विधायक रहे थे, उनके देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी, उनके बेटे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे में इसका फर्क आपको नहीं पड़ेगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव संकेत तो नहीं है? देखिए, जो जिस पार्टी के पास अपना कैंडिडेट भी नहीं है, वो भी पिछली बार भी चुनाव जो लड़ा था बीजेपी की सीट पे, वो भी हमारी पार्टी से तोड़ा था इन्होंने, और अब की बार भी इन्होंने ये कहा इनके पास कैंडिडेट तक भी नहीं है। तो इनका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं इनकी क्या स्थिति है।
ठीक है भारत भूषण जी, तो आपका इसलिए ज्यादा इसमें कोई सोचने की बात नहीं। ठीक है भारत भूषण जी, आपका रुख करूंगा। जो अब तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो कृष्ण मिड्ढा है उनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो ऐसे में आप लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं अब इस चुनाव को जीतने की? चलो कोई बात जी कृष्ण मिड्ढा जी। भारत भूषण जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, तकनीकी कुछ समस्या इसके चलते भारत भूषण जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सतवीर जी, जिस तरह से आपके उम्मीदवार हो सकते थे कृष्ण मिड्ढा, वो अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला आपके साथ इस वक्त नहीं है और वो कह रहे हैं कि जींद तो गढ़ है, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि ये तो उनका गढ़ है और यहां से उनकी पार्टी जीत का आगाज करेगी, तो किस तरह की रणनीति होगी और कब तक आप लोगों के उम्मीदवार भी फाइनल हो पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की तो 3 तारीख को बैठक है और कहा यह जा रहा है कि उस दिन नाम का ऐलान भी हो जाएगा। सतवीर जी। साकिर जी, ये चीज ठीक है कि हर पार्टी अब अपना उम्मीदवार तैयार करने के लिए, उतारने के लिए अपनी तैयारी कर रही है और हमारा भी मंथन चल रहा है। ठीक है, मंथन चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि हर पार्टी क्लेम करती है कि भाई वो हमारा मजबूत है, करे, उसमें हर पार्टी का अपना राइट है ये बात कहने का। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब चुनावी समर शुरू हुआ और जब वोटर जो पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, जो पार्टी का, हमारी पार्टी का एजेंडा है, वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है और हम उसी तरह बखूबी से इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बात नहीं। क्लेम करते रहें, क्लेम करने का सबका राइट है। ठीक है धर्मवीर जी, जिस तरह से ये निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी का भी उत्साह है, वो कह रही है कि ये तो जनता ने हमारे कामों पर मोहर लगाई है और इसका फायदा वो कह रहे हैं कि जींद के जो उपचुनाव है उसमें भी लेंगे। आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा निकाय चुनाव की जीत का? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, निकाय चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी नहीं थी, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे। ठीक है। और बाकी अब विधानसभा चुनाव अलग चीज है, निकाय चुनाव अलग चीज है। अब लोग इनसे पूछेंगे जी कि आप 4 साल में कोई एक काम गिनाए जो आपने किया हो। इनसे पूछो, भारत भूषण जी से, जी 4 साल में क्या बताएंगे, पूछो इनसे। ठीक है, पूछो इनसे क्या काम किया। कोई ठीक मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई रोड बनाया, कोई आईएमटी बनाया, कोई बिजली का कारखाना लगाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई। आप इनसे पूछो तो, आईआईएम लेके आए, आईआईटी लेके आए, एम्स लेके आए। अरे इनसे पूछो तो, लोग इंतजार कर रहे हैं साकिर भाई। ठीक है, जाएं तो विधानसभा के चुनाव में और गांव में घुस के दिखाएं, शहर के किसी वार्ड में घुस के दिखाएं। ठीक है, निकाय चुनाव अलग चीज है जी और विधानसभा अलग चीज है। ठीक है भारत भूषण जी, 3 तारीख को आप लोगों की चुनाव समिति की बैठक है, क्या उसी दिन उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा? और जिस तरह की खबरें हैं कि कृष्ण मिड्ढा आपके उम्मीदवार हो सकते हैं, कितनी संभावना आपको नजर आ रही है? हेलो जी भारत भूषण जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, तकनीकी समस्या है और आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम दीजिए। कोशिश करेंगे सतवीर जी। वजन लोग देंगे, लोग। ठीक है ठीक है, अभी आवाज नहीं पहुंच रही है धर्मवीर जी, आवाज पहुंचेगी तो सवाल भी आपका दोहराया जाएगा। सतवीर जी, थोड़ी सी साउंड कम है, थोड़ी सी साउंड कम है साकिर भाई। ठीक है, कुछ मैं गुजारिश करूंगा कि साउंड को थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि आवाज पहुंच जाए भारत भूषण जी तक और उन सवालों का जवाब वो दे पाए। साकिर भाई जी, साकिर भाई, लोग बढ़ाएंगे साउंड। अच्छा पूरी साउंड देंगे इनको, पूरी साउंड देंगे। ठीक है जी जी भारत भूषण जी, सवाल आप अपना प्रश्न रखिए। ठीक है, सवाल ये है कि जींद उपचुनाव को लेकर जो आपकी तैयारियां हैं, जो सरगर्मियां हैं, आप लोग जो निकाय चुनाव है उससे खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो फायदा आपको जींद उपचुनाव में मिलेगा। और जो कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल लगातार ये कह रही है कि निकाय चुनाव के मुद्दे अलग थे, ये विधानसभा का उपचुनाव है, ऐसे में इसके मुद्दे अलग होंगे और कांग्रेस भी सिंबल पे आ रही है। ऐसे में आप लोग जिस तरह से उत्साह में हैं, आपको लग रहा है कि आप मैदान मार लेंगे। कांग्रेस कह रही है कि अभी ज्यादा उत्साह में आने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले तो साकिर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की ओर से जी। और अब मैं आपके विषय पर आता हूं जी कि कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो जी, वो इस समय हतोत्साहित हो चुके हैं। जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है और वो प्रमुख शहर थे। देखिए, हिसार है, रोहतक है, पानीपत है, करनाल है, यमुनानगर है, ठीक है, और जींद भी एक शहरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। ठीक है। तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक थंबल मेजोरिटी के साथ जो है प्रदेश की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों में और माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। तो हमें निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी जीत के साथ इस चुनाव में जीतने वाले हैं। और अगर विकास कार्यों की बात करें तो जिस प्रकार के मुझसे प्रश्न मेरे मित्र लोग पूछेंगे उसका उत्तर देने को मैं बैठा हूं कि क्या क्या विकास कार्य हमने जींद के विधानसभा क्षेत्र में करवाए हैं, उसकी मैं पूरी विस्तृत जानकारी दे सकता हूं। ठीक है, धर्मवीर जी, कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, आवाज आ रही है। ऐसे है, मैं पूछना चाहता हूं हमारे भाई से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई से जी, ये मैंने पहले भी कहा है, जहां तक विकास की बात करते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज उसका नाम बताए हरियाणा में जो इन्होंने बनाया हो, कोई बिजली का कारखाना बताएं जो इन्होंने लगाया हो, कोई 6 लेन 4 लेन बताए, कुछ तो बताए, एम्स बताएं, IIT बनाए और IMT बताएं, कुछ तो बताइए। या पब्लिक के लिए कोई काम किया हो, हरिजन के लिए कोई काम किया हो, व्यापारी के लिए कोई काम किया हो, कर्मचारी के लिए कोई किया हो, बताएं तो। ठीक है, अब भारत भूषण जी, इन्होंने जो काम किया वो गिना सकते हैं काम। शाकिर भाई जी, इनने काम किया वो गिना सकते हैं। काम किया इन्हें बरवाड़ा में, जींद के नजदीक लगता है, बरवाला को जलाया, 6 आदमियों को गोली से मारा। काम किया इन्हें पंचकुला में, राम रहीम केस में, और 40 आदमियों को मारा। काम किया सोला में, 16 में, वहाँ रोहतक में, वहाँ 25 आदमियों को मारा। ठीक है, अरे आप जींद में बैठ के मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आप जींद में जाकर के देखिए मेडिकल कॉलेज की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है धरातल पर। आप कह रहे हैं कि कोई 4 बार ये सड़क बता करके देखें, तो पूरे प्रदेश में आप चारों तरफ सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, जो 4 लेन और 6 लेन हाईवेज बन रहे हैं जी, वो आपको नहीं पूरे मीडिया को और पूरे प्रदेश को दिख रहा है। ठीक है, ठीक है जी। भारत भूषण, बिजली की आपने बात की है, तो बिजली के बिल जो जुर्माने माफी हुए हैं, अकेले जींद विधानसभा क्षेत्र में 3348 लोगों को इसका लाभ मिला है। और जब बिजली के रेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 रुपया प्रति यूनिट कम किया है, लगभग कर दिए हैं, वो पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, धर्मवीर जी आऊंगा, धर्मवीर जी नहीं बनवाई थी। ठीक है, धर्मवीर जी क्या करा आपने? धर्मवीर जी मैं आऊंगा आपके पास। भारत भूषण जी ओवरब्रिज बनाया, ठीक है, वो हुड्डा साहब ने बनाए। अरे ठीक है, धर्मवीर जी आऊंगा। भारत भूषण जी, क्या किया? यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि कृष्ण मिड्ढा जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि वो आपके हो सकता है संभावित उम्मीदवार हो जींद से। ऐसे में INLD कह रही है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं थे, INLD के ही उम्मीदवार को आपने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने की अब तैयारी कर ली है। भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, कुछ समस्या, तकनीकी समस्या है। सतवीर जी, आपका रुख करूंगा। आपको नहीं लगता सतवीर जी, जिस तरह से कृष्ण मिड्ढा भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इसने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत आधार दे दिया है जींद में, कम से कम, कि वो इस चुनाव में अब इस बार दम भरकर चुनाव में उतरेगी, क्योंकि निकाय चुनाव की जीत का जो मोमेंटम है वो भी उनके साथ है और एक आपके मजबूत उम्मीदवार हो सकते थे कृष्ण मिड्ढा, वो भी अब उनके साथ है। सतवीर जी, एक तो निकाय चुनाव की बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, निकाय चुनाव की जो परिस्थितियां थी और जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको देख के वो चुनाव लड़ा गया था। जिस प्रकार से भाजपा के सरकार के जो मंत्री, जिस प्रकार का उनका रवैया रहा, जिस प्रकार से सारी सरकार ने कोशिश अलग तरह से की, चाहे वो बंदूक देने की बात थी, चाहे पैसे खर्च करने की बात थी, चाहे वो जातिवाद के नाम पे मुख्यमंत्री तक ने जो बयानबाजी की, चाहे लोकल मुद्दों की बात थी, इसमें क्योंकि सरकार का 1 साल बचा हुआ है, अभी तक सरकार कोई काम नहीं कर पाई थी ढंग से। लोगों को उम्मीद थी शायद निकाय चुनाव के बाद कि लोकल जो शहर की डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा मिलेगा, तो लोकल मुद्दे होते हैं उनको देख के, क्योंकि सरकार जिनकी होती है उसकी तरफ ये रुझान होते हैं। शहर का जो नागरिक है, शहर का जो वोटर है, वो जागरूक होता है, वो देखता है कि भी सरकार जिनकी है कुछ शहर को पैसा मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात यही थी। और जिस प्रकार से सरकार ने दबंगई की, जिस प्रकार से सरकार ने
जिस जो मॉडल कोड कंडक्ट की वायलेशन की तरह तरह की शिकायतें थी, इनके बावजूद जो हुआ है सर, इसका उल्टा असर गया है प्रदेश की जनता में। और आने वाले इस जो विधानसभा का जो उपचुनाव जो है, इसका मैसेज, इसका संदेश मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि प्रदेश में जो आक्रोश है, जो इनका चुनाव घोषणा पत्र था, उसमें किस प्रकार से इन्होंने लोक लुभावने जो वायदे किए थे, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। और जो व्यवस्था रही है, चाहे कानून व्यवस्था को ले लीजिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा ले लीजिए, जो कर्मचारी वर्ग का ले लीजिए, जितने भी घोषणा पत्र थे, पता नहीं क्या क्या वायदे किए, पंजाब के पे स्केल देंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का हल करने की बात कही गई। ये तो बेरोजगारी और बढ़ा दी इन्होंने। जो नोटबंदी के बाद जो असर हुआ है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जिस प्रकार से बंद हुई हैं, जिस प्रकार से उनके अकाउंट एनपीए हुए हैं, जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई है, जिस प्रकार से उद्योग धंधे बंद हुए हैं, तो उसमें रोजगार कम हुआ है, डिमांड कम हुई है, परचेजिंग पावर है जो आम आदमी की वो कम हुई है, महंगाई बढ़ी है। तो त्राही है प्रदेश में। उसका आक्रोश जो है वो इस चुनाव में भाजपा को झेलना पड़ेगा। ठीक है भारत भूषण जी, आपको नहीं लगता कि जींद के जो उपचुनाव है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका ही बहुत बड़ा वोटर इस बार वोट करेगा उपचुनाव में? सिर्फ शहरी क्षेत्रों का ही चुनाव नहीं है। ऐसे में किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उसका असर इस चुनाव पर नहीं होगा? देखिए, अगर तो इसे अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि शहरों में पैसे का, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरों में पैसा खर्च किया नहीं किया, उसका परिणाम आने वाला है, तो ये जो 5 नगर निगमों के चुनाव हैं, ये शहरी क्षेत्रों में हुए हैं। तो शहरी क्षेत्रों से तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है आईना की बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ विजय होने वाली है। रह गया ग्रामीण क्षेत्र की बात, तो ग्रामीण क्षेत्र जो है जींद का, वो अछूता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से। बिल जो बिजली के बिल के जुर्मानों की माफी से 3348 लोगों को लाभ मिला है। जो बीडब्ल्यूडी बीएडआर द्वारा 41.86 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया है। 4151 किसानों की 7725 हेक्टेयर भूमि को फसल बीमा योजना के अंदर कवर किया गया, जिसमें से 1500 किसानों को 4 करोड़ 5 लाख रुपए का फसल बीमा मुआवजा दिया गया। इसी प्रकार से 63,570 किसानों को 43 करोड़ रुपए 30 लाख रुपए का जो है फसल का नुकसान का मुआवजा दिया गया। सारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल है। 25 किलोमीटर लंबी पीने की पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, वो किसानों के लिए, शहरों के लोग, शहर के लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। 100 बेड का हॉस्पिटल जो था वो 200 बेड का करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने जींद में। ये लोगों की सुविधाओं के लिए काम किया गया। जींद में 400 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण जारी है। ये सारी जनता जींद की देख रही है। ठीक है, लेकिन भारत भूषण जिस प्रकार स्वर्गीय अपने विधायक हरिचंद मिड्डा जी के जो भी कार्य थे, वो सब जो विधानसभा के पटल पर उन्होंने रखे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आवाज में उन सभी कामों को पूरा करने का जो अपना संकल्प दिया, और वो कहा कि हाँ ये काम पूरे होने चाहिए विधायक जी के कहे हुए। तो ये इस प्रकार से जनता बहुत खुश है। ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है भारत भूषण जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद सतवीर जी ने कुछ सवाल उठाए थे, उनका जवाब आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि सतवीर जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप तमाम चीजें अपनी बता रहे हैं, और धर्मवीर जी के भी कई सवाल है। ब्रेक का एक वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो अब जींद की जंग है और इस जंग में सभी राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही हैं। हमारी खास चर्चा इसी मुद्दे पर और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। सतवीर जी, आपका रुख करूंगा। आप भारत भूषण जी ने तमाम वो काम गिनवाए जो उन्होंने जींद के लिए उनकी सरकार ने किए, और इस पर आपको आपत्ति थी। किन बातों पर आपको आपत्ति है? क्या सरकार के किए हुए काम आप नकार रहे हैं जो जींद में किए, या जो तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं वो सरकार उन तक नहीं पहुंच रही है? साकिर जी देखो, बड़ी सिंपल बात है। जो चुनाव घोषणा पत्र था भाजपा का, उसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें कुछ काम नहीं हुआ। कुछ छोटे मोटे काम तो चलो सरकार के पास बजट होता है, वो रूटीन में होता है, लेकिन जो इनका घोषणा पत्र था उसमें मैं 2 बातें करता हूं। कुछ बातें मैंने पहले गिनाई हैं जिनका भारत भूषण जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं किसानों की एक बात करता हूं। देश के प्रदेश का जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था, SYL का जो पानी है
पानी है प्रदेश को देना था, इनका घोषणा पत्र में है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, 2 साल हुए और उसमें कोई लीगल हिच नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रदेश की सरकार ने मिलकर SYL का निर्माण करवाना था और पानी प्रदेश के लिए लेके आना था, जो इनके घोषणा पत्र में भी है, जिसमें इनकी तरफ से कोई पहल दिखाई नहीं देती। प्रदेश की जनता जानती है, चाहे वो सभी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, उसमें बात उठी थी। बार बार हमारी पार्टी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया है, अब लास्टली जो सेशन हुआ था उसमें भी बात उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जो ठोस कोई पहल नहीं हुई है इस बारे में। और किसानों का जो लाभकारी मूल्य देने की बात थी, जो कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात थी, 4 साल तक लेके बैठे रहे और अभी जो रिपोर्ट लागू की है उसमें C2 का फार्मूला ना देके वो आधी अधूरी कुछ लागू की, जिससे किसानों का कोई हित होने वाला नहीं है। और बहुत सारी बातें जो किसानों की कमर तोड़ दिए, कर्जे से दबे हुए हैं किसान। अब अभी लास्ट विधानसभा सेशन में भी बात उठाई गई और सरकार ने कहा भी हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और किसानों की पिछली जो खरीफ की फसल खराब हुई उसका खराबा अभी तक नहीं दिया गया। और सेम की स्थिति कई जिलों में अभी भी रबी की फसल नहीं बोई गई, उसका भी जो मुआवजा बनता है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने पहले सवाल उठाए थे। और अब ये जो किसानों की जो समस्या है, बेरोजगारों की जो समस्या है, नोटबंदी से जो पैदा हुई है, जो सारी अर्थव्यवस्था शर्मरा गई है, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, भारत भूषण जी कुछ भी कहें, ये किया वो किया, इनका कोई महत्व नहीं है। रूटीन की चीजें, ठीक है, रूटीन की चीजें बात कर रहे हैं। भारत भूषण जी, धर्मवीर जी की मैनिफेस्टो है उसका क्या काम हुआ, बात वो होती है। ठीक है भारत भूषण जी, धर्मवीर जी के भी सवाल है। बात नहीं हुई थी, ठीक है भारत भूषण जी, पिछले 2 साल पुरानी बात है। नोटबंदी का जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता ने आप जैसे राजनीतिक दलों को खुल करके दे दिया है कि अगर नोटबंदी का कोई असर हुआ होता तो नोटबंदी का सबसे बड़ा अगर दुष्प्रभाव हुआ होता तो शहरी क्षेत्र में हुआ होता, जहां व्यापार चलता है, जहां फैक्ट्रियां चलती हैं। तो उसको अगर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मोहर लगा करके विजयी बना करके नगर निगम के चुनाव में भेजा है, जिता करके भेजा है, तो आपके नोटबंदी का बोलने वो है क्या दे करके जनता ने दे दिया है। दूसरा, अरे भाई साहब कोई बोलने का है क्या? का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के 154 वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, 154 वादे, एक भी पूरा किया हो तो बता दो। बड़ी तेज गति से परस्यू करने का काम किया भाई। प्रदेश की आता हूँ धर्मवीर जी, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का धर्मवीर जी के सवालों का जवाब हो जाए तो आपके पास आता हूँ, आपके सवालों का जवाब लूंगा। इस बात का इंतजार कर रही है कि अगर प्रदेश के बगल के प्रदेश में कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इसका हल निकालने और नहर का निर्माण हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में बन रहे लखवाड़ परियोजना से 47% पानी लाने का हरियाणा के लिए जो काम कर रही है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। उत्तराखंड की परियोजना आपने बनाई क्या? अगले सालों के उत्तराखंड की परियोजना आपने बनाई क्या? देश की सरकार पूरी आप झूठ बोल रहे चैनल पर बैठ के, आपने कोई बनाई होता है? जो भारतीय जनता पार्टी एक योजना बनाया आप बनाइए, आप झूठ बोल रहे हैं। 154 वादे किए, एक भी पूरा किया हो बताए। SYL पर आपने कोई काम किया हो बताए? आपकी इंडियन नेशनल लोकदल की जी ने कोई काम किया हो बताए? आपने घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा किया होता है? क्या बात कर रहे हैं आप? चैनल को बोल के झूठ बोल रहे हैं। बंद करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। रह गई किसानों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को जितना मुआवजा दिया पिछले 30 सालों में उठा लीजिए और इन 3 सालों में उठा लीजिए। अरे कहाँ दिया? लूटा किसान को आपने, लूटा किसान को आपने। स्वामीनाथन लागू करने की बात आपने अपने घोषणा पत्र में की थी, कहाँ गए आपके बातें? कहाँ आपकी बातें? कोरी बातें किसानों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भूमि अधिग्रहण बिल था जो यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था, आपने उसमें तोड़ मरोड़ करके किसानों को मारा है आपने उसमें। और किसानों की एक बात भी पूरी नहीं की आपने। आप किसान की बात कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करने कहीं भी किसी भी मंडी में सपोर्ट प्राइस पे बाजरा नहीं बिक रहा है, सरसों नहीं बिक रही है, दाल नहीं बिक रहा है, उसमें लूट मच रही है। एक भी मंडी में सपोर्ट प्राइस, भारत भूषण जी, अब कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? अब झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के। इनमें कोई काम किया हो बताओ? रोहतक नीति का रोड जो 4 साल पहले 50% बढ़ चुका था, आज भी अभी 3 बढ़ा है। आपने क्या काम किया? आप भारत भूषण जी, आपने कोई काम नहीं किया। आप लोगों को बदलाते एक काम बताइए। अरे धर्मवीर जी, सरकार ने नहीं किया है।
भारत भूषण जी, सतवीर जी के सवालों का आपने जवाब दिया, उनसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन धर्मवीर जी के भी कोई सवाल हैं। धर्मवीर जी, आप अपने सवाल पूछिए, उसका जवाब लेता हूं, फिर सतवीर जी आपके पास आऊंगा। ट्रैक किया शाकिर भाई, जहां तक जीत की बात है, भारत भूषण जी ने आज से 4 साल पहले, आता हूं मैं आपके पास आऊंगा सतवीर जी। रोहतक जींद 4 लेन 50% बन चुका था, ठीक है, और आज एज इट इज पड़ा है। आप ये बताएं, 4 साल में इनकी रोड पूरा नहीं किया। आप एक सवाल पूछें इनसे, आप जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं उसका नाम बताएं। इनका वादा था हर जिले मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इन्होंने वादा किया था। आप बताओ कितने जिलों मेडिकल कॉलेज खोले, और उन कॉलेज का नाम बताओ, नाम पूछो इससे, एक इनकी नाम बताओ। जहां तक किसानों की बीमा की बात है, जबरदस्ती बीमा काटा गया, जबरदस्ती उनके बैंकों खाते राशि काटी गई, और उनको बीमे के नाम पर फसलियां खराब बोल रहे हैं। और किसी भी मंडी में चले जाइए, सपोर्ट प्राइस पे ना बाजरा बिका, ना धान बिका, ना कपास बिकी, ना मूंग बिका, कुछ भी तो सपोर्ट प्राइस पे नहीं बिका। एक मंडी का भाव बता दें। मुझे उत्तर देने दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। धर्मवीर जी, आपके जींद में 26 एकड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप पूरे प्रदेश की जनता नाम तो बताओ, क्या है, कब उसका उद्घाटन कब होगा? हम जींद विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं। आपके जींद में 400 लोग पूछ लेंगे, और नाम बताओ मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ आप। जींद में 8 महीनों के अंदर अंदर जो है नितिन गडकरी जी घोषणा करके गए हैं कि बाईपास का निर्माण होगा। घोषणा तो आपने सारे हरियाणा में कर रखी है। घोषणा तो सुनिए भाई साहब, झूठ मत बोलिए, घोषणा आपने करी है हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। घोषणा तो आपकी 22 के 22 जिलों में है, बड़ा किस बात बताए, आपकी एक बताओ। विधानसभा क्षेत्र में 37 गांव जो है विधानसभा में, उनमें खुले में शौच मुक्त करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया है। 71 गांव में आप रोड बताइए ना, केंद्र बनाए गए। रोहतक जींद 4 लेन, रोहतक जींद 4 लेन बताइए, आपने कितना बनाया? और हमारे टाइम में 50% बना था, उड़ा साहब के टाइम में, आपने बीच में रोक रखा है। सरकार ने किया है 66 नए ट्रांसफार्मर। आप ये बता दें, जींद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने काम किया है। मैं आपको काम गिना रहा हूं, आप बात घुमा रहे हो, आप बात को घुमा रहे हो धर्मवीर जी, आप बात को घुमा रहे हो। आप ये बताइए, रोहतक जींद 4 लेन का काम क्यों नहीं पूरा किया, जो कांग्रेस के टाइम में 50% बना रहा? आप बताओ। ठीक है भारत भूषण जी और धर्मवीर जी। सतवीर जी, आपने जो सवाल उठाए थे, उन सवालों का जो जवाब भारत भूषण जी ने दिया है, आपको क्या लग रहा है उन तमाम सवालों में कहीं ना कहीं जो आपके सवाल थे उसका जवाब वो दे पाए, या तमाम चीजें अभी भी आपको लगता है कि संदेह के घेरे में? देखिए शाकिर भाई, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है, रोहतक से जींद 4 लेन क्यों नहीं पूरा किया? ठीक है, ये सवाल ले लूंगा। 50% हो गया था। ठीक है सतवीर जी, और मेडिकल कॉलेज पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन्होंने कहा था। ठीक है, आप एक भी बता दे, एक जिले में बता दें। ठीक है सतवीर जी, जींद का मेडिकल आता हूं भारत भूषण जी, आता हूं भारत भूषण जी, आता हूं सतवीर जी का सवाल ले लें, फिर आते हैं। सतवीर जी, पॉइंट ये है, जो मैंने पॉइंट उठाए हैं उनका भारत भूषण जी ने कोई जवाब नहीं दिया तरतीब से। चाहे वो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे SYL का मुद्दा है, पानी की जो बात है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट 4 साल बाद लागू की आधी दूरी, किसानों को कर्ज के नीचे दबा के मार दिया, किसानों की हालत खराब कर दी, उनकी सारी अर्थव्यवस्था खराब होगी। आज वो कर्ज के नीचे दबा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। अब इतना हो चुका है, जब यूपी में कहते हैं हम कर्जों का माफ करेंगे, हरियाणा में मांग करते हैं भाई इनको कर्जदार बना दिया किसान को, क्या किया? कोई जवाब इनके पास नहीं है। पानी की बात है, SYL का लाइफ लाइन है हरियाणा के लिए, 2 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, कोई काम इन्होंने नहीं किया, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। घुमा फिरा के बात दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इसकी तरफ कोई जवाब इनका नहीं है। चाहे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगाड़ दी, किसानों की कमर तोड़ दी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, नोटबंदी के बाद जो असर हुआ है इकोनॉमी का, जो NPA हुए हैं अकाउंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो असर हुआ है, जो बुरी तरह से उनकी कमर टूटी है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। जो इकोनॉमी डीरेल हुई है, इसके पास कोई जवाब नहीं।
जितने के जितने इनके चुनावी घोषणा थे मुख्य इनकी तरफ से कोई लागू नहीं हुआ, सिर्फ दिखावे की चीजें करते हैं। एक भी लागू नहीं। छोटे सैनी साहब ठीक तो कह रहे हो आप, के पास बजट होता है वो करने सैनी साहब ठीक कह रहे हो आप, वो तो करेंगे, वो पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च होगा, लेकिन एक डायरेक्शन होती है एक बजट में, एक तरह की एक ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की जो बात है वो पूरी तरह से मिस है, और सेटिस्फैक्शन लेवल है जो वोटर का, नागरिक का, वो कहीं पर भी नहीं है। यही ठीक है, यही है आक्रोश है, इसी वजह से आक्रोश है। ठीक है भारत भूषण जी, वो अभी समझ में नहीं आएगी, चुनाव के बाद में समझ में आएगी, चुनाव के बाद समझ में आएगी, आ जाएगी समझ में आ जाएगी। ठीक है भारत भूषण जी, ठीक है। देखिए साकिर भाई, भारत भूषण जी आ रहा हूँ, धर्मवीर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपको जनता में आक्रोश दिख रहा है बेटियों पे तो इन नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों को हाशिए पर क्यों ला करके रख दिया? आप बताइए ना, उत्तर दीजिए। दोनों पार्टियों को नकार क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी को क्यों बहुमत के साथ चुनाव में जीता करके रख दिया प्रदेश की जनता ने? आप ये बताइए, आप ये बताइए, कांग्रेस के मित्र ये बताइए कि जी वादा पूरा क्या होगा बताइए। 5 सीटों में कितनी चीजें आपके पास 2014 के चुनाव में? भारत भूषण जी ठीक है, धर्मवीर जी, सतवीर जी मैं आऊंगा। भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, भारत भूषण जी नहीं, भारत भूषण जी, मेयर चुनाव हो गया, इसके पास कितनी सीटें हैं, कितने मत मिले, वो चीजें हो गई। भारत भूषण जी सवाल सुनिए, भारत भूषण जी, तमाम चीजें इधर उधर घूम रही हैं। अगर सरकार ट्रांसफार्मर लगवाती है, पीने का पानी देती है, नाली बनवाती है, तो ये सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये आपका काम है जो आपने किया। ये पूछा जा रहा है कि क्या चाहते हैं कि मैं अपनी सरकार के किए हुए कामों की व्याख्या न करूं? तो ये उपलब्धि, आप नाली ट्रांसफार्मर आपने बदले, तार बदले, तो ये आप उपलब्धि में गिनाएंगे? मैंने आपको 20 काम गिनवा दिए। कानून व्यवस्था का क्या हाल है? 20 काम गिनवा दिए। कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड बताइए सरकार के न गिनूं? भारत भूषण जी, कानून व्यवस्था का रिकॉर्ड बताइए। साकिर जी, मैं इस बात कानून व्यवस्था देखिए, अगर मैं इतिहास उठा करके महम कांड उठा करके देख लीजिए, मिर्चपुर कांड उठा करके देख लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल का महम कांड, कानून व्यवस्था की हालत ये है, काला दाग है महम कांड। आजाद भारत में इसको महम कांड के नाम से जाना जाता था। इंडियन नेशनल लोकदल को गुंडों की पार्टी के नाम से आज भी जाना जाता है। चाहती है 80 लोगों को गोली से मारा, उस कांड का जिम्मेदार कौन है? बरवाड़ा में मारा, भारतीय जनता पार्टी के समय पर बताइए, किसी हरिजन के साथ, कहीं पर किसी पिछड़े के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार का सांप्रदायिक तौर से, इस प्रकार का जातिवाद को लेकर कोई भी घटना नहीं हुई। ठीक है भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास है कि हरियाणा में आर्मी को बुलाना पड़ा। सतवीर जी नहीं, ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास है कि 3 बार हरियाणा में आग लगी है, 3 बार आर्मी को हरियाणा में आना पड़ा है। ये कानून व्यवस्था का हाल है सतवीर जी, सतवीर जी। सरकार छुड़वा नहीं पाई थी उनको। ठीक है सतवीर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना सौहार्द, जितना आपसी तालमेल, जितना सौहार्द प्रदेश में है, किसी सरकार के बीच में नहीं रहा है। ठीक है सतवीर जी। हाँ जी जी सतवीर जी, देखिए कानून व्यवस्था की जो बात है, क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड जो बोलते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जिसमें रेप और गैंग रेप 50% के करीब इंक्रीज है, आपके रिकॉर्ड हैं, सरकारी रिकॉर्ड हैं। और क्राइम अगेंस्ट SC ST उसमें भी 30% का इजाफा हुआ है। और दूसरे जितने इंडिकेटर्स हैं कानून व्यवस्था में, सारी जगह बढ़ोतरी हुई है। आप इसका जवाब दे दीजिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तरह तरह की बात करेंगे, फलाने कारण की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात, जो सीधी मुद्दे पर नहीं आएंगे। जो सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था रखने की, तो उसका कोई जवाब इनके पास नहीं। सरकार के समय पर महिला थाने खुले और गरीब और मजदूर और शोषित और दलितों की FIR लिखी जाने लगी। थाने खुलने से कोई बात नहीं है। दंडित होने का काम जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपकी सरकार के समय पे गरीब मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, महिला थाने में जाकर के शिकायत लिखने का प्रोविजन तक नहीं था। लोग ये चिल्लाते थे कि हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी शिकायत नहीं लिखी जाती। आज प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कहीं भी किसी कोने में बैठे आपकी FIR तुरंत लिखी जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। आपने इस समय को आंकड़ों से मापते हैं तो आपका एक आंकड़ा बहुत बड़ा भारी पड़ता है जाकर के। ठीक है धर्मवीर जी, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सरकार अपने आप को बेहतर बता रही है पिछली सरकारों से। धर्मवीर जी नहीं, कैसे बेहतर हो सकता है? रिकॉर्ड बोलता है। ठीक है धर्मवीर जी, इंक्रीज है क्राइम अगेंस्ट वुमेन और SC ST के 30% रिकॉर्ड की बात है, ये कैसे बेहतर बताए? ठीक है
ठीक है भारत भूषण जी, विपक्ष एक बार फिर वही तमाम चीजें कह रहा है कि आप लोग आंकड़ेबाजी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के मुद्दे पर जहां तक प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है, विपक्ष उसे बौखलाया हुआ है। इनके पास विकास कार्यों की तुलना के लिए है ही नहीं। पिछले 10 सालों में जितना काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, उतना हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में करके दिखाया है। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने शुरू से लगा करके रखा और भावनात्मक रूप से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करने का प्रयास करते रहे। कहां गरीबी हटी है? 70 साल के कांग्रेस के इतिहास में गरीबी कहां हटी है? गरीबी का नारा किसान का नारा लगाते हैं, SYL का मुद्दा कांग्रेस की देन है। सरकार बेहतर बता रही है अपने आपको कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, कांग्रेस की तरफ से आपका क्या रुख है? किसानों के फसल को मुआवजा का मुद्दा हो जी बिल्कुल, कांग्रेस ने कभी भी इसका साथ नहीं दिया। धर्मवीर जी समय नहीं, आइए। पार्टी ने 1100 करोड़ रुपया भारत भूषण जी, धर्मवीर जी आप अपनी बात को रखिए। दिया है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आप तक आवाज मिल रही हो तो आप क्या कहेंगे? जो तमाम पक्ष अब भारत भूषण जी रख रहे हैं, बेहतर बता रहे हैं अपने आप को, सरकार ने भारतीय जनता पार्टी लागू करके दिया है 1.5 गुना कीमत। शाकिर भाई कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है धर्मेंद्र जी जल्दी। अरे शाकिर भाई खुश है तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहे हैं जी। उन्होंने एक काम नहीं किया, एक काम भी। ठीक है कोई काम किया तो बताएं। अब 10 साल को कांग्रेस के राज से कंपेरिजन कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में हरियाणा ठीक है, वक्त की कमी के चलते हुए चर्चा को यही रोकना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच नगर निगम चुनावों का हवाला देकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरने की तैयारी में है। धर्मवीर जी आपका बहुत शुक्रिया, सतवीर जी आपका बहुत शुक्रिया और भारत भूषण जी आपका बहुत शुक्रिया। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। कांग्रेस भी संभल में मैदान में है तो उधर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी भी मैदान में कूद रही है। तो जींद का चुनाव कहीं ना कहीं हरियाणा की सियासत में एक नए अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा, क्योंकि यह जीत कई मायनों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक नजीर बनकर रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।